Hello, my dear students. Welcome to Dr. RP classes. Today we will study a very important chapter, Directive Principle of State Policy, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि ये आपके रेलवे से लेके UPSC तक के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये संविधान का कैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो गया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हिंदी में कहलाते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 में वर्णित है, जिसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट बनाना, इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपनाया गया है। इसके नेचर क्या है? तो दीज आर नॉन जस्टिसिएबल बट आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, जैसे हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, जब फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं तो हम उसे जस्टिसिएबल पाते हैं, बट ये एक ऐसा है प्रोविज़न जिसमें कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसको न्यायालय में चुनौती तो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। मतलब गवर्नेंस के लिए, मतलब राज्यों के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी फंडामेंटल चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो हम एक एक करके उसको समझेंगे। दिस कॉन्सेप्ट वॉज adopted to ensure social, economic and justice। मतलब राज्य में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इसको बहुत सारे सिद्धांतों के थ्रू लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर डायरेक्टिव बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। मतलब ये लगभग 3 ऐसे आइडियोलॉजी पे आधारित हैं, जिसमें सबसे पहला है गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। यानी कि ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे आधारित है। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें कितने टोटल आर्टिकल्स हैं। तो इसमें आर्टिकल हैं टोटल 36 to 51 आर्टिकल्स रखे गए हैं। अब हम 36 से 51 आर्टिकल को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें 36 आर्टिकल, जो डिफाइन करता है स्टेट को फॉर दिस पार्ट सिमिलर टू आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो पार्ट दिए हुए हैं स्टेट को डिफाइन करने के लिए, सेम उसी तरह से इसमें भी स्टेट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 स्टेट दैट DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस। ये कहता है कि ये DPSP नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये बहुत ही गवर्नेंस के लिए, मतलब लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। आर्टिकल 38 कहता है मैंडेट्स द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर प्रमोटिंग वेलफेयर एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी। ये कहता है 38 आर्टिकल कहता है कि स्टेट को अपने यहाँ वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए और राज्य में फैली इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना चाहिए। आर्टिकल 39 कहता है प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी लाइवलीहुड फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी कि आर्टिकल 39 कहता है प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी लाइवलीहुड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राज्य में सभी को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए और राज्य में सभी चीज़ों का समांतर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी में आर्टिकल 39A जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है 1976 में जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, मतलब सभी के लिए फ्री लीगल एड मतलब कानूनी सलाह और इक्वल जस्टिस
होने चाहिए, इसको हमने बाद में जोड़ा है, ये 1976 में जुड़ा है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है। तो आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि एक विलेज में एक पंचायत होनी चाहिए, गांव की अपनी व्यवस्था में गांव ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जिसकी व्यवस्था करने को कहता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, मतलब हर आदमी को काम मिले, एजुकेशन मिले और पब्लिक असिस्टेंस मिले, तो ये आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविज़न फॉर वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये है प्रोविज़न जिसमें कि वर्क कंडीशन और मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए जब वो गर्भवती हों तो उन्हें मैटरनिटी लीव प्रदान करता है। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स, मतलब जो डेली वेज वाले वर्कर्स होंगे उनको एक ऐसी पेमेंट उनकी होनी चाहिए जिससे उनका लिविंग वेज अच्छा हो सके और एक स्टैंडर्ड लाइफ वो जी सकें। आर्टिकल 43 इसमें ए जोड़ा गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को वर्कर्स के लिए पार्टिसिपेशन की व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में हम साथ लाएंगे। इसको ऐड किया गया है 1976 में। इसके बाद आर्टिकल 43 बी भी जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड 2011, यानी कि प्रमोशन किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने हैं, जिससे कि जो छोटे लेवल के गांव होंगे और भी राज्य में जितने चीज़ें होंगी व्यवस्था के लिए, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू और आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकेंगे। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये आर्टिकल 44 कहता है। आर्टिकल 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, मतलब बच्चों के देखभाल और लालन पालन के लिए चाइल्डहुड की व्यवस्था होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं और उनके बाद एजुकेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए राज्य में। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, तो इसमें आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, इसका मतलब है कि अपने राज्य में हमें SC ST और वीकर सेक्शन के लिए प्रमोशन करना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के थ्रू। आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, राज्य को अपने यहाँ न्यूट्रिशन, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं तो उसके लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था करना, स्टैंडर्ड लाइफ और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स, मतलब जो अपने यहाँ राज्यों को अपने यहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए तथा गायों को कटने से बचाने के लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 48 ए भी है जिसमें जोड़ा गया है ए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि जोड़ा गया है 1978 में जोड़ा गया है। इसमें एनवायरनमेंट को बचाने और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, तो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब 49 कहता है कि अपने यहाँ जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं और जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंट के जो भी स्थल हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी को हमेशा एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके रखना चाहिए, अलग करके रखना चाहिए ताकि कोई किसी पे अतिक्रमण ना कर सके। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें हमेशा अपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को प्रमोट करना चाहिए ताकि हार्मनी बनी रहे। दीज प्रिंसिपल्स guide policy making to create a socialist, democratic and equitable state। ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये अपने राज्यों को एक
गाइडेंस के रूप में गाइड करते हैं और ये कहते हैं कि इन पॉलिसी को बना करके हम सच में एक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल स्टेट की स्थापना कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी भेजें। और आगे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए डॉक्टर आरपी क्लासेस को फॉलो करें। थैंक यू।